बीते सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वैज्ञानिक बहस इस कदर धुंधली कर दी गई है कि इसके खिलाफ कोई जनमत ही नहीं बन पा रहा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग है या ग्लोबल वार्निंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। यह सवाल काफ़ी पेचीदा है कि ग्लोबल वार्मिंग है या ग्लोबल वार्निंग। 1824 में पहली बार जब जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस इफेक्ट का पता लगाया तो दुनिया ने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का धरती के तापमान से क्या संबंध है। उसके बाद 1896 में स्वीडन के फिजिकल केमिस्ट स्वांते आरहेनियस ने एक शोध पत्र में लिखा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी होने का मतलब है धरती का औसत तापमान कई डिग्री तक बढ़ जाना। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में धरती के तापमान को लेकर कई वैज्ञानिक सिद्धांत और धारणाएं मौजूद थीं। इस संबंध में वैज्ञानिकों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण कारण हो सकता था जितना कि कोई अन्य। और फिर आर्हेनियस के शोध पत्र में कई कारकों का संज्ञान नहीं लिया गया था, जैसे कि तापमान बढ़ने से हवा में नमी बढ़ेगी जिससे बादल बनेंगे, ज़्यादा बादल सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा परावर्तित करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावहीन कर देंगे। ऐसी दलीलों के चलते तब से ही इस सिद्धांत पर सवाल उठते रहे हैं। अगला तर्क इस यकीन का दिया गया कि धरती की प्राकृतिक व्यवस्था इतनी विशाल और मजबूत है कि मानवीय गतिविधियों की वजह से इसमें बदलाव नहीं आने वाला। वायुमंडल, समुद्र, चट्टानें और बर्फ ये पूरी व्यवस्था खुद को नियंत्रित करती है। समुद्रों में वायुमंडल से 50 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। धरती की बढ़ी हुई गैस भी उसी में सोख ली जाएगी, लिहाजा ग्लोबल वार्मिंग संभव ही नहीं थी। लेकिन आर्हेनियस के विचार को एक संशय के तौर पर ही सही किताबों में जगह मिलती रही। 1957 में रॉजर रिवेल और हाउस स्यूश ने अपने शोध पत्र में बताया कि समुद्र के पानी में एक निश्चित मात्रा में CO2 घोलने के बाद उसकी एसिडिटी को इतना बदला जा सकता है कि फिर उसमें इस गैस को और सोख लेने की क्षमता नहीं बचती। इसके 2 साल बाद चार्ल्स डेविड कीलिंग ने बाकायदा नापकर बताया कि धरती पर CO2 का स्तर लगातार बढ़ रहा था। अब ग्लोबल वार्मिंग के सिद्धांत को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया। कीलिंग अकेले वैज्ञानिक थे जो इस पर काम करते रहे। 70 के दशक में कीलिंग कर्व लगातार बढ़ता गया। मतलब साफ था कि मानवीय गतिविधियां वायुमंडल में गर्मी बढ़ा रही थी। 1980 में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ़ के भीतरी हिस्से की जांच करने पर पाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का सीधा संबंध तापमान बढ़ने से है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग को गंभीरता से लेना शुरू किया। आम जनता ने भी इस मसले में दिलचस्पी ली, जिसकी वजह से दुनिया की सरकारों पर ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए नीतियाँ बनाने का दबाव बढ़ा और उसी के साथ बढ़ा पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग घटाने का दबाव। और हाँ, इसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वालों की बेचैनी भी बढ़ी, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में नहीं चाहते कि उनका मुनाफा कम हो। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने परमाणु हथियार विकसित किए थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किए गए बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में 2011 में छपा शोध पत्र ग्लोबल वार्मिंग हाउ स्केप्टिज्म बिकेम डिनायल इस पर काफ़ी जानकारी मुहैया कराता है। इसके मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की मुखालफत करने वालों को सीधे कहने की ज़रूरत नहीं थी कि ग्लोबल वार्मिंग झूठ है। इन्हें बस रूढ़िवादी मीडिया और थिंक टैंक के जरिए ग्लोबल वार्मिंग के सिद्धांत पर संशय पैदा करना था। 1989 में इसी तरह की एक रूढ़िवादी संस्था जॉर्ज सी मार्शल इंस्टीट्यूट ने एक गुमनाम रिपोर्ट छापी, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग पर बनी वैज्ञानिक समुदाय की सहमति पर सवाल उठाते हुए दलीलें दी गई थी। इसे जाने माने फिजिसिस्ट फ्रेडरिक सीड्स का समर्थन मिला, जिनका मौसम विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था।
इसी साल विभिन्न जीवाश्म ईंधन और अन्य औद्योगिक कॉरपोरेट्स ने मिलकर ग्लोबल क्लाइमेट कोalition भी बनाया, जिसने इस शोध पत्र में दी गई दलीलों को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस कोalition ने इसी तरह के लेख, भाषण और वीडियो बनाकर उन्हें पत्रकारों तक भेजने और सीधे विज्ञापन छपाने पर लाखों डॉलर खर्च किए। इस बीच ग्लोबल वार्मिंग और इसकी वजह से होने वाले जलवायु परिवर्तन की बात करने वालों पर आरोप लगाया गया कि लोगों को डराने के लिए ये सत्ता चाहने वाले नौकरशाहों और अतिवादियों की चाल है। चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ पत्रकारों ने इसे ऐसे परोसा जैसे यह वैज्ञानिकों के दो बराबर धड़ों के बीच की बहस हो। ग्लोबल वार्मिंग पर सवाल उठाने वालों के सभी सवालों के वैज्ञानिक जवाब दिए गए, लेकिन उनका रुख नहीं बदला। इन सवाल उठाने वालों में शामिल गिनती के वैज्ञानिकों पर गैर वैज्ञानिक तरीके से अपनी पसंद का डेटा इस्तेमाल करने के भी आरोप रहे। इसके अलावा इनके ज़्यादातर शोध साथियों द्वारा रिव्यू किए जाने वाले भरोसेमंद जर्नलों के बजाय किताबों, पैम्पलेटों और रूढ़िवादियों के पसंदीदा अखबारों में छप रहे थे। 1996 में आई इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की दूसरी रिपोर्ट में जब यह बात साफ की गई कि बदलती जलवायु के लिए मानव गतिविधियों की जिम्मेदारी स्पष्ट है, तो तेल लॉबी सख्ते में आ गई। अमेरिकी अखबारों में संपादक के लिखे जाने वाले पत्रों, रिपोर्टों आदि के जरिए आरोप लगाए गए कि रिपोर्ट के नतीजे जानबूझकर गलत लिखे गए। फिजिसिस्ट फ्रेडरिक सीड्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट के मुख्य लेखक और वैज्ञानिक बेंजामिन डी सेंटर पर भ्रष्टाचार और रिपोर्ट से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वैज्ञानिक समुदाय में ऐसा पहले नहीं हुआ था। इसने न सिर्फ लेखक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग की वैज्ञानिक बहस इस तरह धुंधला कर दिया गया कि पत्रकारों और लोगों के लिए यह पहचानना मुश्किल होने लगा कि किस पर भरोसा किया जाए। हालांकि यह रिपोर्ट आने के करीब 8 साल पहले तक यह स्थिति नहीं थी। जून 1988 में नासा के इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़ के तत्कालीन निदेशक जेम्स हैंसन ने US सीनेट एनर्जी एंड नेशनल रिसोर्सेज कमेटी के सामने कहा था कि अब हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि बढ़ते तापमान के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जिम्मेदार है और इसके चलते जलवायु परिवर्तन हो रही है। इस घटना के 4 साल बाद 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का ड्राफ्ट बना, जिस पर 165 देशों ने दस्तखत किए। फिलहाल इन देशों की संख्या 191 है। इसका मकसद था मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ी ग्रीन हाउस गैसों को उस स्तर पर ले आना कि वह जलवायु परिवर्तन का कारण ना बने। यानी औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व का जितना तापमान था, अब उसके बाद तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखा जाए। दस्तखत करने वाले ये देश अब तक 25 बार बैठक करके जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्यों पर चर्चा कर चुके हैं। इनका ही नतीजा था कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल तैयार हुआ और 2015 में पेरिस समझौता किया गया। इनका मकसद और तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग रोकने की दिशा में काम करना है। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना बनाकर उस पर अमल करना था। इसके अलावा विकसित देशों को इस काम के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों की आर्थिक मदद भी करनी थी। इस गैर बाध्यकारी समझौते में अपने आप में तमाम खामियां हैं, जैसे कि यह मापने की कोई व्यवस्था नहीं कि जितना कार्बन उत्सर्जन कम करने का वादा किया गया, क्या वाकई उतना काम हुआ भी है। भारत और चीन जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की योजनाओं को यूँ भी शक की नज़र से देखा गया, क्योंकि यहाँ एक तरफ तो बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता को 40% कम करने की बात हो रही थी, वहीं कोयला उत्पादन दोगुना करने की तैयारियां भी जारी थी। जून 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए इस समझौते से पीछे हटने के इरादे जाहिर कर दिए कि चीन और भारत जैसे देशों को इसका अनुचित लाभ मिल रहा है। वे कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ाएंगे और विकसित देशों से पैसा भी लेंगे। ट्रंप के पीछे हटने के कारणों में अमेरिका के पेट्रोलियम उद्योगों को होने वाला संभावित नुकसान भी शामिल था। मगर ध्यान दिया जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से बहुत पहले ही ट्रंप उन लोगों में शामिल थे
जिनके लिए ग्लोबल वार्मिंग एक बेतुका ख्याल था। 2012 में उन्होंने कहा भी था कि ग्लोबल वार्मिंग को चीन के लोगों द्वारा ईजाद किया गया है ताकि वे अमेरिकी उद्योगों को प्रतियोगिता से बाहर कर। एक बात तो तय है कि बाजारवाद और सतत विकास या फिर कार्बन उत्सर्जन में कमी और औद्योगिकरण, ये सब एक साथ नहीं चल सकते। तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का क्या किया जाए? ये सवाल वाकई पेचीदा है, लेकिन नवंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ स्वीडन में स्कूली बच्चों की हड़ताल शुरू करने वाली 16 साल की ग्रेटा थनबर्ग को ये जरा भी पेचीदा नहीं लगता। सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित रहे यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में ग्रेटा कहती हैं, आप सिर्फ हरित सतत आर्थिक विकास की बात करते हैं क्योंकि आप अपनी लोकप्रियता खोने से डरते हैं। आप सिर्फ उन्हीं खराब विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं रहने की बात करते हैं जिन्होंने हमें इस मुसीबत में डाल दिया है। जबकि इस वक्त अगर कोई समझदारी भरा काम करने को बचता है तो वो है आपातकालीन ब्रेक लगा देना। जो जैसा है उसे वैसा बताने की परिपक्वता तक आपके पास नहीं है। इसका बोझ भी आपने हम बच्चों के ऊपर डाल दिया है। लेकिन मुझे अलोकप्रिय होने की चिंता नहीं है। मुझे जलवायु के लिए न्याय और एक जीवित धरती की चिंता है। मुट्ठी भर लोगों के लिए ढेरों पैसा कमाने के अवसर बनाए रखने के लिए हमारी सभ्यता को कुर्बान किया जा रहा है। हमारे जैवमंडल की बलि चढ़ाई जा रही है ताकि मेरे जैसे देशों के अमीर लोग ऐसो आराम के साथ रह सकें। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। एक बात और, आज जो भी ये दुनिया गुजर रही है, जिस भी दौर से गुजर रही है, चाहे वो कोरोना काल हो या किसी और समस्या से, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हमें एक वार्निंग ज़रूर दे रही है बार बार कि अभी हम नहीं सुधरे तो फिर विनाश निश्चित है। और नेचर समय समय पर अपने आप को बैलेंस जरूर करती है। तो अभी हमें जागने की ज़रूरत है, जिससे हम आने वाले समय में अपने आगे आने वाली जनरेशन को कम से कम एक सुरक्षित भविष्य दे सकें, एक सुरक्षित धरती दे सकें। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।